हेलो दोस्तों। हिंदी की पीवाईक्यू में आपका स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें टोटल 42 शिफ्ट हुए थे। आपको पता होगा कि 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपकी एग्ज़ाम चली थी। तो आज जो अपनी वीडियो है वो 5 फरवरी 2025 की शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आए थे हिंदी के। तो आज अपनी चौथी क्लास है, क्योंकि टोटल 42 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो अपनी डेली एक एक शिफ्ट चल रही है पीवाईक्यू की। तो आज अपनी चौथी क्लास है टोटल 42 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा होगा? प्रकोप, सृष्टि, विलय, संस्कार। तो आपको अच्छे से पता है कि सृष्टि इसका आंसर होगा, लेकिन आपको आंसर के ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है। क्योंकि 4 शिफ्ट में बनाना हो तो एग्जामिनर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब 40-50 शिफ्ट में डालना हो ना, तो वो आंसर को ही ऑप्शन के रूप में डालते हैं और फिर आगे चल के उन्हीं को बारे में पूछते हैं। आप खुद सोचिए भाई, 42 शिफ्ट हुआ था, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, 840 क्वेश्चन लाना कोई छोटी बात नहीं है, और उतने ऑप्शन लाना, वही सब रिपीट होते रहते हैं आपस में। तो देखिए ऑप्शन के बारे में। विलय, देखिए ऑप्शन था, ये चारों जो है वो ऑप्शन है, ऑप्शन में दिए थे। विलय, विलय का मतलब होता है किसी चीज़ का घुलना या मिल जाना। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे विलय। इसका विलोम क्या होता है? अगर मान लीजिए विलय का विलोम आपसे पूछे, तो उसका विलोम होता है पृथक्करण, यानी अलग करना। विलय का मतलब होता है घुलना, मिलाना, और पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। सेकंड ऑप्शन था प्रकोप, यानी बहुत अधिक क्रोध या बुरा प्रभाव। जैसे आपके दोस्त ने बोला, भाई एसएससी जीडी में भी फेल हो गया, यूपी पुलिस में भी फेल हो गया, एसआई में भी फेल हो गया, एमटीएस में भी नहीं हुआ, किसका प्रकोप चल रहा है तेरे ऊपर, किसका बुरा प्रभाव है? तो उसका विलोम होता है, प्रकोप का विलोम होता है कृपा। कृपा का मतलब होता है दया या मेहरबानी। हे भगवान कृपा हो जाए कि जीड का एग्जाम निकल जाए। ठीक। संसार का होता है दुनिया या जगत, इसका कोई भी विलोम नहीं होता। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन था सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है रचना या संसार का जन्म। देखिए, सृष्टि का यूज बस इन्हीं दो जगह पे हम करेंगे, रचना या संसार का उत्पत्ति। अगर इनके अलावा कहीं भी सृष्टि है तो आप गलत मानेंगे। इसका विलोम होता है प्रलय, यानी विनाश करना। ठीक। तो ये सभी फेमस ऑप्शन है, आप जानते हैं कि ये सब भी एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। आपको बता दूं 2025 में जो 42 शिफ्ट हुए हैं, उनमें से टोटल 3 सवाल, मतलब 3 हिंदी के क्वेश्चन बस वर्षा से रिलेटेड ही आई है। कहाँ सब, जब सबसे अधिक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, और जहाँ वर्षा होती ही नहीं है उसे क्या कहते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी 2025 में 42 शिफ्ट में से आए हैं। ठीक। तो अपनी ये पहली शिफ्ट है, मतलब चौथी शिफ्ट है, ये क्वेश्चन पहला है। तो आवश्यकता से अधिक वर्षा होना उसे क्या कहते हैं? अनावर्षण, अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि। और ये बहुत कंफ्यूजन वर्ड होते हैं, देखने में सबको सेम ही लगते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहला है अतिवृष्टि। आप रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे, इसलिए आप संधि विच्छेद कीजिए। अतिवृष्टि का आप संधि विच्छेद करते हैं तो अति, अति का मतलब होता है अधिक। दूसरा है वृष्टि, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। आपको यहाँ से याद हो गया, ये वृष्टि का पर्यायवाची भी है, वर्षा। तो अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा, जहाँ वर्षा सामान्य से बहुत अधिक हो जाए उसे अतिवृष्टि। एग्जाम में वही पूछा था कि जहाँ वर्षा सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, अतिवृष्टि। दूसरा ऑप्शन है अनावृष्टि। अना का मतलब होता है अन्न। देखिए, अना को आप तोड़ेंगे तो अन्न आएगा, और वृष्टि यहाँ पे वृष्टि। अन्न का मतलब होता है अभाव यानी कमी, और वर्षा, वृष्टि का मतलब वर्षा, यानी जहाँ वर्षा बिल्कुल ना हो, सूखा पड़े, उसे अनावृष्टि। यानी जहाँ वर्षा बिल्कुल ना हो उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। फिर है अनावर्षण। इसका अर्थ भी वर्षा न होने की स्थिति में। तो अनावर्षण बहुत कम पूछता है, ये ऑप्शन में बस देता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अनावृष्टि आता है, अतिवृष्टि आता है, और एक अकाल से आता है, और एक नाम है उससे आता है अकाल। अकाल का मतलब क्या होता है? वह समय जब अन्न और जल की भारी कमी, उसे हम अकाल कहते हैं। जब जैसे 1805 में आया था ना बंगाल में। तो ऑप्शन आपकी कौन सी सही हो जाएगी? तो आपको पता है कि अतिवृष्टि, जहाँ वर्षा अधिक हुए। ठीक। ऑप्शन को भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, जिसकी नाक कट गई हो, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। भाई जिसकी नाक कट गई हो उसे हम क्या कहते हैं? नकेल, नकटा, नाक कटा, बाइज्जत। अब देखिए कितना कन्फ्यूजन है। नाक कटा भी कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नकटा भी, कुछ लोग नकेल भी। चलिए इसको तो लोग काट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इनके मतलब को समझिए, ऑप्शन को, इनमें अंतर क्या है। क्वेश्चन था जिसकी नाक कट गई हो,
ऑप्शन देखिए, नकटा किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसकी नाक कट गई हो उसे नकटा कहते हैं। अब नाक कटा किसे कहते हैं? तो देखिए ये बोलचाल शब्द है, ये बोलचाल शब्द है जो नॉर्मली बोलते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका अर्थ नकटा ही सही ऑप्शन है। अब नकील क्या होता है? तो वह रस्सी जो पशुओं, विशेषकर ऊंट या बैल की नाक में डाली जाती है, ये नकेल। आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपने नकेल के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ये भी आपसे पूछता है कि नकेल का मतलब क्या होता है। तो जो आप ऊंट या बैल के नाक में नहीं डालते उसे ही नकेल कहते हैं, जो पशुओं के नाक में डाली जाती है। आप देखोगे कि भैंस के नाक में एक रस्सी रहती है, वही है ये। इसको बाइज्जत, बाइज्जत का मतलब होता है जिस सम्मान या इज्जत के साथ रखा गया हो। ओके, तो आपके ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे? तो आप कहेंगे नकटा। ठीक, ये भी एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन के भी बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकेला का तत्सम निम्न में से कौन सा है? अकेल, एकल, इकल, अकल। तो ये सब अशुद्ध शब्द हैं, एकल ही बस शुद्ध शब्द है, तो इसमें ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो अकेला का तत्सम एकल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि, देखिए आप वर्तनी में जाएंगे तो वर्तनी में अगर कहीं से पूछे तो युधिष्ठिर बहुत बार वर्तनी में पूछा कि युधिष्ठिर की कौन सी वर्तनी सही है। ठीक, से कहा कि तुम धर्म सममत कार्य कर रहे हो, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो देखिए सममत की शुद्ध वर्तनी क्या है इनमें से? तो ऑप्शन भी देख लीजिए। ये अशुद्ध शब्द है जो आपके अभी क्वेश्चन में लिखा था सममत, जबकि होता है आपका सम्मत। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में होगा। बस ये छोटी सी वर्तनी थी, ये सम्मत ही दिया है, सम्मत की जगह पे सम्मत होगा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपको बताऊंगा जितने भी शिफ्ट हुए उन शिफ्ट में सबसे इजी शिफ्ट ये था, उसका रीजन भी आपको आगे मिलेगा। निम्नलिखित इसका गद्यांश तो पूछो मत भाई, गद्यांश इतने इजी थे, इतने इजी थे कि आपको गद्यांश पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस ऑप्शन से ही, ऑप्शन छोड़िए आपको विकल्प भी देखने की जरूरत नहीं, इतने इजी थे। निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा? शब्द कौन सा होगा? आटा दाल का स्पेस मालूम होना, दाम मालूम होना, भाव मालूम होना, खर्चा मालूम होना, रुपया मालूम होना। तो बताइए भाई इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए आटा दाल का भाव मालूम होना, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। आटा भाव, झगड़ा होते बोलते हैं ना भाई घर में, जैसे मान लीजिए कि आपके बड़े भाई कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, झगड़ा होते तो पता ही कौन भाई, दिन भर तू घर पे रहता है, अभी तक एक नौकरी नहीं लगी, तेरे को पता है कि आटा दाल का भाव मालूम होना, आटा दाल का भाव मालूम है तुझे? हाँ, बस बैठ के खा रहा है, तो भाव होता है, ये मुहावरा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, आटा दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो जीवन की कठिन सच्चाइयों या व्यवहारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। अक्सर जब कोई जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है, जब जिम्मेदारी आ जाती है तो बोलते हैं कि भाई तू तो बस बोलता है, घर पे बैठा है, तुझे पता भी है कि आटा दाल का भाव क्या है? पता भी है तुझे? कठिनाइयों का ज्ञान होना, तो मुझे पता भी है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी कठिनाई है, परिवार में कैसी स्थिति चल रही है। इसका उदाहरण देखिए, जब रमेश को खुद कमाकर घर चलाना पड़ा तब उसे आटा दाल का भाव मालूम हुआ। उम्मीद आप समझ गए होंगे, अच्छा परिभाषा भी दिया, उदाहरण भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द का उचित विलोम चुनिए। इलोक, इलोक का विलोम क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन में ही देख लीजिए। ये अनगिनत बार पूछा है, जीडी ने अनगिनत बार पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश या उजाला। इसका विलोम क्या होगा? अगर आलोक का विलोम पूछा होता है तो इसका विलोम होता है तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधकार। और ये तिमिर अंधकार, ये खड़े खड़े शब्द जीडी में पूछे कि तिमिर किसका पर्यायवाची है, इसके खड़े खड़े शब्द पूछे गए हैं। दूसरा है स्वलोक, स्वलोक मतलब होता है अपना लोक, इसका विलोम होता है परलोक या नरक लोक। कहीं कहीं अगर मान लीजिए परलोक ऑप्शन में ना हो तो नरक लोक होगा, लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन में परलोक रहता है। परलोक का मतलब होता है दूसरा लोक, ये लोक जहाँ हम लोग रखते हैं, और ये परलोक नरलोक ये दूसरा लोक है। ठीक, थर्ड ऑप्शन था आपका परलोक, परलोक का मतलब होता है दूसरा लोक यानी नरलोक स्वर्लोक, और इसका विलोम होता है इहलोक यानी यही लोक मृत्यु लोक जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और एक बात, इहलोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, हम लोग जिस पृथ्वी पर है ना, इसे हम लोग मृत्यु लोक कहते हैं। ठीक, चौथा ऑप्शन था गौलोक यानी भगवान कृष्ण का निवास, ये बस एक नाम है। ठीक, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपसे पूछा था इहलोक का विलोम, तो आप कहेंगे परलोक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण स्पेस दिया, क्या दिया? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम, श्राप दिया, तिनका दिया, सीख दिया, साप दिया।
या मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। अच्छा एक बार बताइए आप ही, ए होगा या डी होगा? श्राप दिया या शाप दिया? तो देखिए ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को हम करते हैं सीख। सीख का मतलब होता है शिक्षा या नसीहत। भाई अपने बड़ों से नसीहत लो, अपने बड़ों से सीख लो। इसका ये तो तद्भव रूप है, तद्भव रूप शिक्षा संस्कृति शिक्षा से बनाए, ठीक। श्राप शाप शाप, तो देखिए शाप इसका सही आंसर होगा, अनिष्ट की कामना करना। भाई मैंने ऑप्शन इसको छोड़िए, इसका सही आंसर श्राप होगा, ऑप्शन फोर्थ। ये आपकी शुद्ध वर्तनी, ये आपका तद्भव है, ये आपका तत्सम है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मैक्सिमम लोग ये मारते हैं। ओके, तिनका का मतलब होता है घास या छोटा टुकड़ा होता है, ठीक। शाप ये रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से निर्लज का विलोम छाटिए। विलोम इस बार इस शिफ्ट में ज़्यादा पूछा है, 3 हो गया विलोम। निर्लज का विलोम सल्लज, देखिए यहाँ पे भी आंसर आपको पता है। अब बताइए सल्लज होगा या सल्लज होगा, सतलज, सजधज, ठीक। इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आपको वर्तनी भी आनी चाहिए। निर्लज का विलोम बताइए। तो देखिए सजधज, आपको तो पता है कि इसका आंसर होगा ये नहीं, क्योंकि ये बनाव श्रृंगार का मतलब है। जब स्त्री सज धजती है तो उसको बोलते हैं कि श्रृंगारपूर्ण, यानी सज धज कराना। सतलज ये एक नदी का नाम है, ठीक। अब ये 2 ऑप्शन बचा, सल्लज नहीं, सल्लज और ये सल्लज। तो देखिए सल्लज का अर्थ होता है लज्जा के साथ शर्मिला, इसका विलोम होता है निर्लज, जिससे लज्जा ना आए। और ये सल्लज ये शब्द अशुद्ध है, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कहाँ गया भाई, ये रहा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सल्लज। ओके, ऑप्शन को भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसमें वर्तनीय अशुद्धि है, किसका अर्थ क्या होता है। ओके भाई, आप ऑप्शन में जो आएगा, जो सही आंसर है उसी को रट्टा मारोगे, बाकी को छोड़ दोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य को शुद्ध करें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो स्थान के बारे में बताते हैं वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण सॉरी विशेषण जो विशेषता बताए, स्थानवाचक जो स्थान की विशेषता बताए। वह कल सो रहा था, इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक। वो हंसते हुए सो रहा था, भाई ये रीतिवाचक है, ये बता रहे रीति मतलब कैसे बता रहे कि कैसे सो रहा था, तो हंसते हुए सो रहा था, तो ये रीति होगा। वो बाहर सो रहा था, ये सही है, इसने स्थान बताया कहाँ सो रहा था, बाहर सो रहा था। वह आराम से सो रहा था, ये रीतिवाचक है, रीति मतलब बता रहे कैसे। वह सर्द सो रहा था, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हो सकता है आपसे कल रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछ ले, तो क्रिया विशेषण पूछा है तो हम क्रिया विशेषण को ही पूरा खत्म कर देंगे, ताकि दोबारा कभी भी पूछे तो इससे बाहर ना जाए। तो आइए देखिए, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कालवाचक जो समय बताए, स्थानवाचक जो स्थान बताए, रीतिवाचक जो बताए कि कैसे हुआ, परिमाणवाचक जो बताए कितना हुआ। और एक बार उदाहरण समझिए, कालवाचक एसएससी का एग्जाम कब होगा, अभी तक डेट नहीं आया, ये कालवाचक है। स्थानवाचक एसएससी में मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, ये स्थानवाचक है। रीतिवाचक एसएससी का एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये रीति बता रहे हैं कि कैसे। परिमाणवाचक एसएससी में तुम्हारे कितने सही हुए, ये परिमाण बता रहे कि आपके कितने सही हुए। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। कालवाचक ये समय बताता है कि कब हुआ, काम कब हुआ। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आप क्वेश्चन से हमेशा पूछिए कब, समय के बारे में पूछिए कब, आंसर मिले तो आपका कालवाचक है। जैसे मैं आज पढ़ूंगा, क्वेश्चन से पूछिए कब, मैं कब पढ़ूंगा, आंसर आया आज पढ़ूंगा। मैं कब पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, आंसर आया ना, तो ये कालवाचक है। वह कल जाएगा, वह कब जाएगा, आंसर आया कल जाएगा, आंसर मिला ना, तो ये आपका कालवाचक है। उम्मीद है आपको समझ में होगा। स्थानवाचक देखिए, स्थान से मतलब चलता है कहाँ, एसएससी का सेंटर कहाँ जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, क्वेश्चन से हमेशा पूछिए कहाँ, ठीक। एग्जाम्पल, काम कहाँ हुआ, एग्जाम्पल देखिए, ये परिभाषा था। एग्जाम्पल देखिए, वह ऊपर है, वह कहाँ है, क्वेश्चन से पूछिए कहाँ, वह कहाँ है, आंसर मिला ऊपर है, मतलब ये स्थानवाचक है। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आंसर मिला बाहर, तो ये स्थानवाचक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको पता है लेकिन फिर भी रिवीजन कर लीजिए। रीतिवाचक, इससे हमें आंसर मिलता है कैसे, एसएससी का एग्जाम कैसे होगा, आप कहेंगे ऑनलाइन, हमें पता चला ना कि कैसे होगा, तो रीतिवाचक है। क्वेश्चन से हमें पूछना है कैसे, हमेशा पूछो कैसे। एसएसजी का एग्जाम कैसे हुआ, ऑनलाइन हुआ, एक आंसर मिला ना, तो वो रीतिवाचक है। वह कैसे चलता है, आपने कहा धीरे चलता है, आंसर मिला, तो वो रीतिवाचक हुआ। वह कैसे बोलते हैं, वो अच्छे से बोलते हैं, आंसर मिला ना, ये रीतिवाचक हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आखिरी परिमाणवाचक,
परिमाण का मतलब होता है कितना। आपके SSGD में कितना सही हुआ, वही परिमाणवाचक है। हमेशा पहचानने का ट्रिक क्वेश्चन से पूछो कितना, SSGD में कितना सही हुआ, 80 में से 72 सही हुआ, आंसर मिला ना, रीतिवाचक है। मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आंसर मिला, परिमाणवाचक। वह कितना खाता है, वह थोड़ा खाता है, आंसर मिला ना, तो परिमाणवाचक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरा नाम ही आनंद कुमार जी है। ठीक, मेरा नाम आनंद कुमार श्री है। भाई श्री लास्ट में कौन लगाता है, गलत मारो। मेरा नाम श्री आनंद कुमार है, इसको होल्ड पे अभी रखो, क्योंकि सभी क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही होते हैं। हमें ये बताना होता है कि सबसे सुंदर कौन सा है, सबसे अच्छा कौन से, सबसे ज़्यादा तर्क वाला कौन से। मेरा नाम आनंद कुमार है, इसको भी होल्ड पे मारो। मेरा नाम आनंद कुमार जी है, भाई इतनी इज्जत देने की क्या बात है। अब देखिए, मेरा नाम श्री आनंद कुमार है, आपसे कोई नाम पूछता है तो क्या कहते हैं, श्री आनंद कुमार है। देखिए भले श्री लगाते हो, आप कहेंगे कि मेरे पिताजी से पूछा जाएगा तो वो श्री लगाएंगे, मेरे से पूछा जाएगा तो नहीं लगाएंगे। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, आप हमेशा साधारण वाक्य चुनेंगे, सबसे सिंपल, ना दिखावा, ना इज्जत, ना शादीशुदा, ना पहचान, जो सबसे सिंपल वही आंसर होता है। हमेशा ये ट्रिक याद कर लीजिए। आपका नाम क्या है, मेरा नाम सनी है, मेरा नाम आनंद कुमार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ओके, एग्जाम में हमेशा कन्फ्यूजन देते हैं, आपको पता होगा, स्त्री दे देती है और स्त्री लगाओ, श्रीमती लगाओ, तो भाई आप सबसे सिंपल नाम चुनेंगे, वही आपका आंसर हुआ। ओके, देखिए इसमें तर्क देखिए, यहाँ ही शब्द आवश्यक है जिससे वाक्य अशुद्ध लग रहा है, अनावश्यक है। भाई ही की क्या जरूरत है, ही नहीं प्रयोग करेंगे तभी वही मतलब निकल रहा है। मेरा नाम आनंद कुमार है, फिर भी वही मतलब निकल रहा है, सिंपल वही, तो ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, लड़के बहुवचन है भाई। आप लोग कब जाओगे, SSCGD में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, 40-50 लोग हैं, अब पूछ रहे हैं एग्जाम खत्म हो गया भाई, आप लोग कब जाओगे, तो इसमें भी बहुवचन है, ये भी गलत। घोड़े तेजी से भाग रहे, घोड़े, ये बहुवचन भाई, ये भी एक वचन, सॉरी बहुवचन है, ये भी गलत। इस शाखा को मत तोड़ो, शाखा, शाखा एक वचन है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। देखिए नीचे भी एक्सप्लेनेशन है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, ये बहुवचन है, लड़के बहुवचन होते हैं। आप लोग, ये भी बहुवचन है। घोड़े, घोड़े भी बहुवचन है। इस शाखा, शाखा एक वचन, एक वचन, शाखा एक है, ठीक, शाखा एक है इसलिए एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई स्वरूप ना हो, मतलब वही हो, रूप दे या स्वरूप दे, जिसका कोई स्वरूप ना हो। दुराकार, निराकार, सलाहकार, निराकार। ऑप्शन पहले देख लीजिए आप, ऑप्शन तो देख लिया आपने, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक था निराकार, इसका संधि विच्छेद। आपको एग्जाम में कभी भी कोई भी ऑप्शन समझ ना आए, आप उसको संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करेंगे आप निराकार का, तो निर मतलब होता है बिना या रहित, मतलब नहीं। और आकार का मतलब होता है रूप, जिसका कोई निश्चित या आकार रूप ना हो, निराकार। भाई आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा क्या कि भगवान निरंकार है। उसके बाद साकार, ठीक, सेकंड ऑप्शन था। साकार का मतलब होता है सौ धन आकार, सौ मतलब सहित आकार, जिसका कोई निश्चित रूप या आकार, उसे साकार कहते हैं। सलाहकार, जो सलाह देने का काम करते हैं, जैसे अजीत डोभाल जी, ठीक। दुराकार, दुराकार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दूर धन आकार, दूर मतलब बुरा, और आकार जिसका आकार बुरा या भद्दा हो, तो ऑप्शन से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कौन सा, निराकार, ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, निराकार, ठीक। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, अक्षर का अर्थ स्पेस है और रंग को भी स्पेस कहा जाता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है, मतलब भाई ऐसा कौन सा शब्द है जो अक्षर का भी समानार्थी है और रंग का भी समानार्थी है, तो आप कहेंगे वर्ड है या जाति है या रूप है या शोभा है। तो देखिए वर्ड, ऑप्शन में आप देखिए, अर्थ एक अक्षर होता है, अक्षर जो हम बोलते हैं, आपको समझ में आएगा आगे, ओ आ क ख जो लिखते हैं ना वर्ड, उन्हें हम अक्षर कहते हैं, ठीक। दूसरा, ऑप्शन फोर्थ सही होगा वर्ड। सेकंड देखिए, एक बार और समझ लीजिए, पूछा है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन जिसका अनेकार्थी शब्द अक्षर भी होता है और रंग भी होता है, तो आपका ऑप्शन वर्ड होगा, वर्ड। देखिए वर्ड के तीन मतलब होते हैं। पहला अक्षर, अक्षर मतलब ओ आ क ख जो हम लिखते हैं वो अक्षर, तो ये वर्ड का पहला रूप है। दूसरा वर्ड का रूप रंग होता है। पुराने समय में रंग को वर्ड कहा जाता है, जैसे ये श्याम वर्ड का है, ये सांवला रंग का है, ठीक, उसी को रंग कहा जाता है।
तीसरा ऑप्शन है जाति वर्ग, इसको भी हम वर्ग के ही अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जाति वर्ग मतलब प्राचीन भारतीय व्यवस्था में समाज के विभाजन या वर्ग को वर्ग कहते हैं। बोलते थे ना, आप किस वर्ग को हो, तो आप बोलते थे आप ब्राह्मण वर्ग के हैं, आप क्षत्रिय वर्ग के हैं। तो ये वर्ग के तीन मतलब होते हैं, अक्षर, रंग और जाति वर्ग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जाओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। तो अंताक्षरी किसने, देखिए उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भाई बताने की कौन से में से शुद्ध रूप है, तो देखिए अंताक्षरी चारों में रहे, तो इसमें से तीन गलती है। ये जो अंत्याक्षरी लिखा ना, ये सही वर्तनी है, तो अंत्याक्षरी ऑप्शन 3 में ये वाला है। बाकी ये अंत्याक्षरी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन 3 आपका सही है, 3। उम्मीद आपको समझ में होगा। चलिए गद्यांश की तरफ। देखिए गद्यांश, मैं आपको चलिए एक चीज़ बताता हूँ। गद्यांश हम पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना ईजी आया था इस बार गद्यांश। हमने गद्यांश पढ़ा ही नहीं, इमेजिन करो, ठीक। आप आगे देख लेना। अब एक बात बताइए, पहला क्वेश्चन था गद्यांश के आधार पर उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। क्रिकेट एक स्पेस मैदान में खेला जाता है, आप बताओ। क्रिकेट रेतीले मैदान में खेला जाता है, नहीं। क्रिकेट ऊबड़ खाबड़ मैदान में खेला जाता है, नहीं। क्रिकेट छोटे मैदान में खेलते हैं आप, नहीं। क्रिकेट एक बड़े मैदान में खेला जाता है, ऑप्शन सी, बिना पढ़े आपने मार दिया, ठीक। नेक्स्ट गद्यांश देखिए, देखिए कितना ईजी इसमें गद्यांश है। 11-11 खिलाड़ियों की दो होती हैं, अब बताइए। दो पंक्ति होती है, पंक्ति मतलब ये, पंक्ति मतलब ये, आपने इसे गलत मार दिया। दो सदस्य होते हैं, 11-11 के दो सदस्य, भाई दो सदस्य नहीं, 11-11 खिलाड़ियों के दो सदस्य नहीं होते, ठीक। अब दो बचा टीम और ग्रुप। आप कंफ्यूजन होंगे कि भाई टीम होता है कि ग्रुप होता है। अब बताइए क्रिकेट में जो टीम बना के खेलते हैं, ग्रुप समझिए, मतलब टीम और ग्रुप में मतलब समझिए। जैसे आप SSCGD में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक। आप CISF हैं, ठीक। CISF की पोस्टिंग मिल गई, एयरपोर्ट पे गए, प्लेन निकलने वाली है, आपने बोला कि लोग कहाँ हैं। आपने देखा कि यहाँ पे 10-15 लोग बैठे हैं और यहाँ पे 10-15 लोग बैठे हैं, ये एक दूसरे को भले न जानते हो, तो आप क्या कहेंगे, सर वो दो ग्रुप है वहाँ पे, एक ग्रुप वहाँ पे है, एक ग्रुप वहाँ पे है। आप इनको ग्रुप बोल सकते हैं, आप इनको टीम नहीं बोल सकते। टीम पता है कब बोलते हैं, जब इन सबका आपस में संबंध हो और ये किसी मिशन पर हो, तो अब आप उनको टीम बोलते हैं। जैसे क्रिकेट टीम, उनको जीतना होता है, वो एक मिशन पे होते हैं, वो मिलजुल कर खेलते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनको टीम कहते हैं, ग्रुप नहीं कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ग्रुप गलत हो जाएगा, टीम सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा, मैक्सिमम लोग ग्रुप मारे थे। तो देखिए और एक चीज़, ये तो मैंने पहले तर्क दे दिया, और दूसरा इसका तर्क क्या है, खिलाड़ियों की दो होती है, होती, होती क्या है, स्त्रीलिंग है, होती यहाँ पे क्वेश्चन खुद बोला है, तो स्त्रीलिंग बोला है। टीमें और ग्रुप, ग्रुप एक पुल्लिंग शब्द है, तो वो तो ऐसे व्यवहार हो गया। और टीमें, टीमें एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सही हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, टीमें, टीमें स्त्रीलिंग शब्द है और वो बहुवचन है, दो टीमें होती है। ग्रुप, ग्रुप पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग दिया है। अब तीसरा गद्यांश देखिए, हर टीम का अपना एक स्पेस होता है, हर टीम का अपना एक खिलाड़ी होता है, भाई 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हर टीम का अपना एक कोच होता है, इसको होल्ड रखिए। हर टीम का एक रेफरी होता है, नहीं। हर एक टीम का अपना कप्तान होता है, भाई सब सही लगते हैं, लेकिन हमें बताने कि सबसे बढ़िया कौन सा है, तो आपको पता है कि कप्तान, कि हर टीम का एक कप्तान होता है, ठीक। इंडिया और पाकिस्तान की मैच रही, तो इंडिया का एक कप्तान होगा और एक पाकिस्तान का कप्तान होगा, ठीक। कोच हो सकते हैं, भाई मैं दो भी कोच रख लूँ अपने लिए, तो कोच तो मेरे ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गद्यांश। गद्यांश के आधार पर उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। जो टीम टॉस में जीत जाती है, वह पिच की दशा देखकर यह तय करती है कि पहले वह खेलेगी या विरोधी टीम को पहले को बैठने कहेगी, देखने कहेगी, दौड़ने कहेगी, खेलने को कहेगी। क्रिकेट में आप जब टॉस जीत जाते हैं तो आपके ऊपर है, आप पहले बैटिंग कीजिए या अपने विरोधी टीम को दीजिए, कि वह पहले खेलेगी या विरोधी टीम को पहले को खेलने को कहेगी। सॉरी, ये जो स्पेस है ना, ये पहले के बाद रहेगा और कोई यहाँ पे रहेगा, तो पहले खेलने को कहेगी, तो ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं आप गद्यांश कितना इजी दिया है। अगर फेंकी गई गेंद विकेट को छू लेती है, तो दूसरी टीम का खिलाड़ी जो विकेट के सामने होता है, वो क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है, भाई हम त्रेता युग में नहीं, वह आउट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अपना गद्यांश खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना इजी गद्यांश था। चलो हम आप एक बार आपको गद्यांश पढ़ के सुना देते हैं। गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे, ठीक। गद्यांश को पढ़िए, सॉरी, देखिए,
क्रिकेट एक स्पेस मैदान में खेला जाता है। मैदान के ठीक बीच में 22 गज का लंबा पिच तैयार किया जाता है। इसके दोनों ओर 3-3 इंच की दूरी पर 3 विकेट गाड़े जाते हैं। 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। हर टीम का अपना कप्तान होता है। खेल शुरू होने के समय दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीच में आकर अंपायर के सामने सिक्का उछालकर टॉस द्वारा तय करते हैं कि खेल की पहल कौन करेगा। जो टीम टॉस में जीत जाती है वो पिच की दशा देखकर यह तय करती है कि वह पहले खेलेगी या विरोधी टीम को पहले खेलने को कहेगी। क्रिकेट के नियमों के अनुसार ऐसा करने का उसे अधिकार होता है। इसके बाद खेल शुरू होता है। खेलने वाली टीम के 2 खिलाड़ी अपने अपने बल्ले बैट के साथ मैदान के बीच में लगे दोनों विकेटों के आगे खड़े हो जाते हैं तथा दूसरी टीमों का एक खिलाड़ी गेंदबाजी करता है। अगर फेंकी गई गेंद विकेट को छू लेती तो दूसरी टीम का खिलाड़ी जो विकेट के सामने होता है आउट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये गद्दांश देख सकते हैं आप कितना ईजी है। चैनल का नाम है PYQ विद सनी। तो आपको बता दूं कि टोटल 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और आज अपनी चौथी क्लास है। टोटल 42 क्लास चलेंगी क्योंकि 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो भाई देखो भाई, ट्यूशन लाना, उसको इतने अच्छे से रिसर्च करना, फिर उसको एक्सप्लेन करने में आधे घंटे लगाना, भाई बहुत मेहनत लगता है यार। तो मन करे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। कल का रहेगा 5 फरवरी का सेकंड शिफ्ट। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।